हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में और एटम्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि एटम क्या होता है। ठीक है, देखिए, ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, देखिए, जो भी मटेरियल हम लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, वो बना होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डिफरेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल का। और जब उस एक कोई इंडिविजुअल पार्टिकल लेते हैं तो उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, यानी कि हर एक मैटर जो बना होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का बना होता है। ठीक है, देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी एंड मॉडल्स। तो सबसे पहला थ्योरी देखते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले आपको जानना है कि किस चीज़ पे बेस्ड था। ठीक है, देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस्ड था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये दोनों पढ़ा होगा। देखिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन से पहले मास होता है रिएक्टेंट का, वही मास रिएक्शन के बाद होगा। मास में डिक्रीजिंग नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एंड सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो देखिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो किसी भी प्रोसेस से बने उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और जो रिएक्टिंग पार्टिकल होता है वो सेम होता है और उसका रेशियो भी सेम होता है। तो बस इसका यही कहना था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था वो बेस्ड था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया था। इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि एच एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, मतलब हर एक एलिमेंट जो बना होता है वो एटम्स का बना होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट बिना एटम का नहीं, मतलब जो भी चीज़ लेंगे वो एटम का बना होता है। ठीक है, एटम्स ऑफ ए पार्टिकल एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट, मतलब हमसे बोला जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लेंगे तो उसके सारे एटम जो होंगे वो सिमिलर होंगे, बट वही अगर हम एक ये एलिमेंट ले लिए और ये एक एलिमेंट ले लिए, दोनों का एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा। बट अगर हम कंसीडर करें कि सिर्फ इसी एलिमेंट का सारा एटम जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, बस यही है। ठीक है, अब देखिए, इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक मास बट स्ट्रक्चरलेस। देखिए, एटम का क्या होता है, एटम का एक पर्टिकुलर एटम का मास होता है बट उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे आप कार्बन का ही ले लीजिए, कार्बन का हम निकालते थे कि 1 मोल कार्बन में Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते थे। ठीक है, जब 8 एटम का हमको एक एटम का निकालना है तो एक एटम के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल 12 है तो यानी कि इतने एटम का मास क्या है, 12। तो एक एटम का हम मास निकाल लेते थे। तो एक एटम का मास तो होता है बट वो कोई उसका स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो स्ट्रक्चरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए, फोर्थ पॉइंट है एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब हुआ एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसमें डिफरेंट एटम्स है और वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक कंपाउंड बना रहा है, तो वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। ये ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही न्यू फॉर्म हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया था वो 1904 में दिया था। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहला उनका पॉइंट था कि एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। देखिए, उनका कहना ये था कि एक मैटर जो होता है, एटम जो होता है वो एक स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिंपली उनका कहना यही था। जैसे कि ये स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर हो गया तो ये टोटल उन्होंने ये माना कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है
और इसमें नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उनका कहना था कि ये एटम होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते थे पम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मेथड मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोग पल्म पुडिंग मॉडल भी कहते थे एंड वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका बस कहना सिंपली यही था कि एटम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिला, तो इसको फिर सब डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो इसका हम अब देखेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो ये थॉमसन मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, मास ऑफ द एटम्स इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम, ठीक है। थॉमसन का कहना क्या था कि जो एटम का मास होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इंटायर स्फीयर। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे, जो अभी मॉडल है जिस पे हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन इसका क्या कहना था कि जो मास है एटम का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक है इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनका क्या कहना था कि एक पॉजिटिव चार्ज एटम होता है, उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैटिक होता है। बट जब आगे देखोगे आप तो यहाँ क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके चारों अराउंड जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, स्टैटिक नहीं होता है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा ड्रॉबैक क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब ये स्टेबल है या नहीं है, इसके स्टेबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ था इस मॉडल में, इसलिए ये भी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यही 3 ड्रॉबैक्स है थॉमसन मॉडल के, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब सेकंड मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले तो हम एक रेडियम यानी कि अल्फा का सोर्स लिए थे, अल्फा रे का, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लिट सिस्टम था, स्लिट सिस्टम से पास होके जाता था गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। और ये एक फिल्म होता था, इस पे हम लोग ऑब्जर्व करते थे, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि एक रेडियम लिए और यहाँ से अल्फा रे गया और ये जाके गोल्ड फॉइल पे टकरा गया, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे जब टकराया तो क्या हम लोगों ने देखा, ये स्क्रीन होता है और ये बना होता है ZNS का, ठीक है, ZNS का बना होता है, ठीक है। और ये थीन गोल्ड फॉइल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब अल्फा रेज आया तो क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स था, वो यहाँ सीधे पार हो गया और जाके स्क्रीन पे टकराया, ठीक है। फ्यू ऑफ देम जो हुआ वो फ्यू एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और फ्यू ऑफ मतलब वन इन 20,000 क्या हुआ कि वो अपने पाथ पे बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो ये था। और तो ये जो है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, इसी पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ये देखे। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जो मोस्ट ऑफ द जो था वो पास हो गया बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, अनडिफ्लेक्टेड, फ्यू स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, एंड वेरी फ्यू मतलब 1 in 20,000 जो हुआ वो बाउंस बैक हो गया अपने पाथ पे, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये फिगर आपको ध्यान रखना है। और देखिए रदरफोर्ड यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए थे, तो इनका 3 ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्या अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो पास हो गया गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, ठीक है। दूसरा था स्मॉल ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब जो मतलब कुछ जो है वो वेरी स्मॉल मतलब स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, जैसे ये देखा आपने, ठीक है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया। तीसरा ऑब्जर्वेशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना। देखिए तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि यहाँ की वेरी फ्यू नहीं, इससे बढ़िया मैं यहाँ इसको रब कर दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लो पहले, मैं इसके बाद इसको रब करके यहाँ मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वेरी फ्यू 1 in 20,000, ठीक है, 1 in 20,000 was bounced
बैक, मतलब अपने पाथ पे वापस आ गया, यानी कि दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब कि 180 डिग्री से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि आप ही अपने फिगर में देखा था कि जो एक रे था वो अपने पाथ पे वापस आ गया था। तो वही था कि जो वेरी फ्यू होता है 1 in 20,000, ये फिगर आपको याद रखना है कि 1 in 20,000 क्या होता है कि वो अपने पाथ पे रिट्रेस कर लेता है, बाउंस बैक हो जाता है, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यही सारे 3 ऑब्जर्वेशन थे जो रदरफोर्ड ने देखा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का क्या क्या कंक्लूजन मिला। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा कि उसमें क्या हो रहा था और उससे क्या उनको ऑब्जर्व हुआ। अब उन जो ऑब्जर्वेशन से उनको क्या क्या कंक्लूजन मिला उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कंक्लूजन था देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। जैसा कि आपने देखा कि जो ज़्यादातर जो अल्फा रेज था वो क्या हुआ कि अपने पाथ को बिना डेविएट किए हुए अनरिफ्लेक्टेड पास हो गया गोल्ड फॉइल से। ठीक है, गोल्ड फॉइल से जब पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा स्पेस था वो एम्प्टी था, तभी तो वो पूरा पास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि देखिए एटम का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये बीच में पॉजिटिव चार्ज, पूरा स्पेस जो होता है वो खाली होता है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो हो गया वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा उनका कंक्लूजन था whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom। इनका कहना ये था कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कंसंट्रेटेड था एंड स्पेस जो ऑक्यूपाइड था उस पॉजिटिव चार्ज से वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था। उस स्मॉल स्पेस को हम लोग कहते थे न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है और यही पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए यहाँ कहा गया कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम। ठीक है, वेरी स्मॉल स्पेस में ऑक्यूपाइड होता है होल पॉजिटिव चार्ज। देखिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन था न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्ड ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस और वहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो देखिए यहाँ भी यही है कि हेवली पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंटर पे होता है और रिजिड होता है। इसी से जब अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड हुआ, मतलब वहाँ पे जाके टकराया, तो वो अपने पाथ को रिक्वाइल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या बोला गया कि ड्यू टू द डायरेक्ट कोलिजन विद द हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास वो अपने पाथ में रिक्वाइल हो जाता है। तो बस यही सारे कंक्लूजन से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो बेस्ड था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसी पे बेस्ड है ये मॉडल। ठीक है, देखिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ हेवली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, उसी में सारा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ही कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियॉन्स बताता है। यानी कि न्यूक्लियस पे हो गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और यही न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो एटम का मास देता है कि उस एटम में का क्या मास है। ठीक है, तो इसी से हमको पता चलता है कि जो पूरा मास जो होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है, वो होता है न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसलिए हम यहाँ पे है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स से पे सारा मास जो होता है एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। इसके आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखिए यहाँ कहना ये है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो वेरी स्मॉल होता है और एटम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो वेरी माइन्यूट होगा। यानी कि जो एटम का वॉल्यूम अगर मान लीजिए बहुत बड़ा है तो एटम के सामने जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम वो बहुत ही छोटा होगा, वेरी माइन्यूट होगा। ठीक है,
तो देखिए वही जब हम लोग डायमीटर का कंपैरिजन करते हैं तो डायमीटर ऑफ एटम बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जब रेशियो निकाले तो वो हो जाता है 10⁵ तो मतलब हमसे पूछा जाएगा कि जो डायमीटर ऑफ एटम जो है वो कितने टाइम्स है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो सिंपली आप लोग क्या लिखोगे, द डायमीटर ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द एटम इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स इनटू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए अब जब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आपसे पूछा था तो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे R0 एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हमारा मास नंबर हो गया यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग आर क्या हो गया, आर हो गया आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट और इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए आपने अभी देखा कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या था, न्यूक्लियस के अराउंड एम्प्टी स्पेस था। ठीक है, जब एम्प्टी स्पेस जो था उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो एम्प्टी स्पेस हो गया उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्योंकि जो न्यूक्लियस में होता है उसको तो न्यूक्लियर पार्ट हम लोग कहते ही है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, यानी कि जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना ही एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मास ऑफ द एटम के लिए, यानी कि न्यूक्लियर पार्ट हो गया वो रिस्पॉन्सिबल हो गया मास ऑफ द एटम, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो हो जाता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो यानी कि न्यूक्लियर पार्ट हो गया मास के लिए एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया वो हो गया वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल। और देखिए वॉल्यूम ऑफ द एटम जो होता है वो होता है 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम का एटम होता है वो 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये बात आप एकदम याद रखोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इन क्लोज्ड ऑर्बिट विद हाई स्पीड। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इन क्लोज्ड ऑर्बिट। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्बिट में। ठीक है, विद हाई स्पीड, हाई स्पीड के में तो जो हाई स्पीड में मूव हो रहा है उसके कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर्ड बाय द बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्लोज्ड ऑर्बिट में हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उसको बैलेंस कौन करता है, उसको बैलेंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही काउंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस यहीं पे ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा उसको बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग कंसीडर मतलब सिमिलर मान सकते हैं सोलर सिस्टम के, जिसमें कि हम लोग सन कंसीडर कर लेंगे न्यूक्लियस को एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लेंगे प्लैनेट। तो इसको हम लोग सोलर सिस्टम से भी समझ सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है मिडिल में और इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो उसी तरह इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहे हैं। तो सेम यही होता है कि हम लोग इसको सन को न्यूक्लियस मान लेते हैं एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट मान लेते हैं और इस पर हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट और यही था हम लोग का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हम अब देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। इसमें भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो देखिए पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम।
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो एटम का स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर रहा था इस तरह से कि जैसे देखिए यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था बीच में और इसके अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता था। बट यहाँ पे क्या होता था कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते जाएगा तो ये क्या होगा, अपना एनर्जी भी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने से इसका पाथ जो होगा छोटा होते जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक बार ऐसा टाइम आएगा कि वे न्यूक्लियस में जाके जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम तो स्टेबल नहीं हुआ। तो इसी को स्टेबिलिटी को जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो नहीं डिफाइन कर पा रहा था। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। देखिए अब दूसरा ड्रॉबैक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूसली द एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस। देखिए जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए था। बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ डिफिनिट फ्रीक्वेंसीज, हेंस द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूस इन एन एटम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन था वो कंटिन्यूसली अपने एनर्जी लॉस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए था वो कंटिन्यूस होना चाहिए था। बट यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी का है वो एक डिफिनिट लाइन दिख रहा है, कंटिन्यूस लाइन नहीं है, वो डिफिनिट एक फ्रीक्वेंसी का, फिर दूसरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये हो गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, बट उनको इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था कंटिन्यूस। तो दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया। ठीक है, तो बस यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। और आज के लेक्चर में मुझे यही इंट्रोडक्शन और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आपको बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारे लेक्चर जो है समझ में आ रहे होंगे। और आप हमें कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसे लग रहे हैं, आपको और भी क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूव करें और इसमें आपको क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।